एक बहुत अहम कहानी है और एक बहुत बड़ा वाकया है। शायद बहुत कम लोगों को इल्म हो कि आखिर चाकिर आजम कौन था और चाकिर आजम ने हुमायूं की मदद किस तरह से की थी। बड़ा मशहूर वाकया है कि हुमायूं को जब यहां पर हिंदुस्तान में मारा जा रहा था तो वो यहां से वापस जब जाने लगा हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान से जाते हुए उसने बलूचिस्तान का रास्ता लिया और रास्ता लेते हुए उसने चाकिर आजम का रास्ता लिया। उस वक्त वहां पर जो सल्तनत कायम थी उसने ऐलान किया था कि जो भी हुमायूं को गिरफ्तार करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। चाकिर आजम भी सुना गया कि उसे ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन जब चाकिर आजम वापस आए तो इस बात को देखकर हैरत में रह गए कि उनके किले के बाहर ही हुमायूं का पूरा लश्कर या पूरा लुटा हुआ काफिला मौजूद था। लेकिन चाकिर आजम जब अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता और फिर वो हुमायूं की मदद करते हैं, इसे यहाँ से काबुल तक लेकर जाते हैं और काबुल से लेकर जब वापस ये लश्कर आता है तो उसके बाद फिर हुमायूं की सल्तनत यानी मुगल सल्तनत का आगाज होता है। लेकिन इस आगाज में ही एक बड़ी अहम वाकया है और इस वाकये को आज सुनाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें और इस अहम वाकये तक मैं आपको लेकर जाऊंगा कि वाकया था क्या और हुआ क्या। हुआ यूं कि हुमायूं के उस लश्कर में या जब हुमायूं को वहां शिकस्त हुई तो उसके लूटे फूटे जो भी उसका काफिला था उसमें उसकी बीवी की एक कनीज थी जो बलोची जबान जानती थी। जब ये चाकिर आजम के सामने किले के सामने वहां पर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि भाई यहां से तो इनकी गिरफ्तारी का हुक्म है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिर चाकिर आजम हुमायूं की जो बीवी होती है वो अपनी उस कनीज को भेजती है जो बलोची ज़बान जानती है और उसे किले के अंदर जो चाकिर आजम की बीवी होती है उसके सामने लाया जाता है। जब उसकी बीवी के सामने वो जाती है तो वो कहती है कि मैं तुमसे आज एक बलोच कसम लेने के लिए आई हूँ कि तुम्हें ये वादा करना है, ये कसम देनी है कि तुम हमारा तहफ़्फ़ुज़ करोगी। उसके बाद वो औरत जो चाकिर आजम की बीवी होती है वो उसे एक कसम देती है और जिसके मुताबिक उसके जब चाकिर आजम आता है और देखता है कि हुमायूं यहाँ पर इसे गिरफ्तार किया जाए, जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो उसकी बीवी कहती है कि मैंने इसे बलोच कसम दी हुई है, यानी कि बलोच वादा किया हुआ है। इसी बलोच वादे के तहत चाकिर आजम फिर हुमायूं की मदद करता है और पूरे रास्ते में जो बलोच कबाइल होते हैं उनसे वो बलोच कसम या बलोच वादा लेता है। बलोच के अंदर एक वादे की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है या उस कसम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उसके लिए इनकी रिवायत के मुताबिक या बलोच रिवायत के मुताबिक उस कसम या उस वादे के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। अब यह बलोच वादा कहाँ हुआ है और आज इसकी मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत अहम बात है। आज बलूचिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, इससे पहले कि मैं कराची के बहुत बड़े बड़े मसाइल पर गुफ्तगू करूँ, आज कराची शहर की एक बड़ी खबर ये जनरेट हुई कि बलोच यकजहती कमेटी की जो महारंग बलोच के बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो होता है सीमी दीन मोहम्मद। अच्छा, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था, इस बात को जहन में रखिएगा कि कराची शहर में बलोच अक्सरियत बहुत ज़्यादा मौजूद है और एक बड़ा होल्ड इनका एरियाज मौजूद है जहाँ बड़ी तादाद में बलोच मौजूद हैं और इनके MPA MNAs तक यहाँ से कामयाब होते हैं और एक बड़ा असर रसूख समझा जाता रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर आज तक कराची के अंदर बड़ा असर रसूख समझा जाता है। इसी हवाले से आपने देखा होगा कि अगर बलूचिस्तान में कभी भी मुजाहरे होते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कराची के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से मुजाहरे ना हो रहे हो। पंजाब या फिर इस्लामाबाद के अंदर ये सिलसिला इतना नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कराची, और मैं पहले भी अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर कह चुका हूँ कि यहाँ पर इनके बड़े रूट्स हैं। महारंग बलोच भी अपना एक बड़ा वक्त कराची के अंदर गुजारती रही है। सीमी दीन मोहम्मद एक बड़ा नाम समझा जाता है, ख़ास तौर पर महारंग बलोच के बाद दूसरा बड़ा नाम समझा जाता है। जब 21 और 22 मार्च की रात को जब महारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जहां बलूचिस्तान के अंदर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं पर कराची के अंदर भी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ और 24 मार्च को जो मुजाहिरे हुए थे यानी तीर के रोज, उसमें काफ़ी ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया था और आर्टिलरी मैदान में इन पर दफ़ा 144 के तहत गिरफ्तारी इनकी जाहिर की गई थी। आज यानी कि मंगल के रोज़ 25 तारीख को कराची की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके वहाँ पर बलोच समेत दीगर खवातीन को वहां पेश किया गया और बाद में दलाइल के बाद सीमी बलोच को रिहाई का हुक्म दे दिया गया। मगर हुआ ये कि सीमी बलोच को वहीं से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और MPO के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है 1 महीने के लिए।
अब सूरत हाल ये हुई है कि उसके बाद आज ये इस गिरफ्तारी के अलावा इस वक्त अख्तर मेंगल साहब को ज़ाहिर है वो असर रसूख नहीं है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने पूरे बलूचिस्तान के अंदर स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी आज। उसके साथ साथ जहाँ ये मामला हुआ उसके हवाले से गवादर, कोयचा, तुरबत, मस्तूम, खाराम, चाही, दिलवदीन, धादर, ओमाड़ा, वट सब जगहों पर आज स्ट्राइक देखी गई बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। अलबत्ता कराची में इनकी स्ट्राइक का असर नहीं देखा गया। अब हुआ यह कि मैंने आपको जो बलोच वादे का जिक्र किया था वो इस हवाले से किया है कि अब जो है वो अख्तर मेंगल साहब ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जनाब वड से कोयटा तक वो लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के साथ उन्होंने जो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की ट्वीट की और आज के तमाम अखबारात के अंदर वो शाया हुई है, जंग के फ्रंट पेज पर इसे छापा गया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि फरियाल तारपुर को जब गिरफ्तार किया गया था और मरियम को जब पकड़ा गया था तो आपको याद होगा कि हमने हमारे यहाँ पर रिवायत के मुताबिक हमने आपका मुकम्मल साथ दिया था और हमने ये कहा था कि ख़वातीन को किसी भी तरीके से इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। अख्तर मेंगल ने उसके बाद आज फिर एक बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने आज के अखबारात में फ्रंट पेज छपाया और उसमें उन्होंने ये कहा, जिक्र किया कि अगर जिस तरीके से आपको याद होगा कि मैंने आपके लिए आवाज़ उठाई थी, आज हमारी माँओं बहनों को उठाया जा रहा है, तो मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। और उन्होंने जिस बात पे ख़त्म किया वो था ये एक बलोच का वादा है। तो मैंने आपको चाकिर आजम का जो वाक़या सुनाया था वो इसी हवाले से सुनाया था कि जो बलोच रस्म ने बलोच वादे की बड़ी अहमियत होती है, बलोच कसम जिसे कहा जाता है। ये एक तारीखी हवाले से मैंने इस बारे में बताया था कि सूरत हाल को संभालने की ज़रूरत है। इस मामले में पॉलिटिकली अब शिद्दत आती जा रही है और शिद्दत आते आते जो फासले हैं वो मज़ीद बढ़ते जाएंगे। इस मामले को मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मामले को सियासी बुनियादों पर सियासी जमातें हल कर सकती है। अगर अख्तर मेंगल साहब के साथ बड़ा करीबी रहा वास्ता रहा, अभी जब अलायंस बना था इमरान खान के खिलाफ उस वक्त भी इनका बड़ा अहम साथ रहा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ खास तौर पर अगर आप दीगर जमातों को देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून, इनके साथ इनके बड़े करीबी रवाबित रहे। अख्तर मेंगल साहब को बातचीत की मेज़ पर लाया जा सकता था। आज वो जो पूरा प्रोसेस हमने हाथ से जाने दिया, उससे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था, उनसे बात होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये बात नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बलूचिस्तान की मुसलसल वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ जा रही है। हम क्योंकि बार बार इस बारे में कहते हैं कि हमें ब्लैक एंड वाइट की बजाय एक ग्रे एरिया की ज़रूरत है। अगर हम दोनों तरफ से अगर एक्सट्रीम होंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल जैसे लोग पाकिस्तान के अंदर वफाक की सियासत करते रहे, उनसे बातचीत का रास्ता होना चाहिए और अगर इस तरह की कस्में और इस तरह के अगर वादे उठाए जाएंगे तो फिर इससे वापसी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये हमें इस बात को समझना चाहिए कि एक बात तो यह है कि पाकिस्तान का कानून और आइन और एक बलोच कल्चर है और उस बलोच कल्चर के मुताबिक भी हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये वो कभी नहीं भूलेंगे, तो इसका मतलब ये बात समझिए कि उनका जो इख्तिताम हो रहा है वो उस एक्सट्रीम जुमले पर हो रहा है और एक्सट्रीम जुमला, इंतहा छुटा हुआ जुमला मसले का हल नहीं होता है। इस मसले के हल के लिए ज़ाहिर उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी और अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी कि जनाब वो अब उनसे भी बात नहीं करेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामला किस तरफ जाएंगे। मैं बार बार इस पूरी सूरत हाल को इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम वो लोग हैं कि जो ब्लैक एंड वाइट की जगह पर एक ग्रे रास्ते की तरफ भी बात कर रहे हैं कि एक ग्रे रास्ता भी जाता है। दोनों तरफ से अगर एक्सट्रीम बातें होंगी तो फिर कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। बातचीत उसी वक्त हो सकती है कि गिव एंड टेक होता है। एक पॉलिटिकल साइंस का जब मैं स्टूडेंट हूँ ज़ाहिर, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के मुताबिक हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल बार्गेन। और पॉलिटिकल बार्गेन ने आपको उस सतह तक जाना होता है कि कहाँ पर आकर आप बार्गेन कर सकते हैं और कहाँ पर आप चीज़ों को हाथ से जाने दे सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल बार्गेन का समझने की ज़रूरत है कि आपको सियासी तौर पर बार्गेन करना होता है मामलात को संभालने के लिए और समझाने के लिए। गिव एंड टेक का फार्मूला हमेशा से इसमें होता है, नो फ्री लंच होता है, कोई फ्री लंच नहीं होता है सियासत में, हमेशा से गिव एंड टेक होता है। एक्सट्रीम वादे, एक्सट्रीम कस्में खाकर या सिचुएशन को दोनों तरफ से, मैं दोनों तरफ का जिक्र कर रहा हूँ, एक तरफ की बात नहीं कर रहा, हम उस सतह तक मसाइल को हल नहीं कर सकते। आज जिस तरीके से मैंने आपको सूरत हाल बताई है वो आपके सामने मौजूद है। अब आइए खबर के दूसरे बड़े हिस्से के अंदर और दूसरी बड़ी खबर हम आपको देते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपके इल्म में होगा कि जो गुज़िश्ता दिनों रोज़ वाक़या रोनुमा हुआ था अफसोसनाक सानिया, जिसमें मलिर हाल्ट के अंदर एक मियाँ बीवी को एक वाटर टैंकर ने कुचला और कुचलने के बाद वहाँ पर अफसोसनाक बात हुई कि वो खातून हामला थी, उसका पेच वहाँ पर फट गया, बच्चा बाहर निकला, बच्चे की ज़िंदगी नहीं बच सकी। यकीन मानिए इतना अफसोसनाक सानिया था, हर आँख नम थी, हर आँख नम थी। लेकिन शायद हमारे यहाँ हुक्मरानों में वो एहसास मौजूद नहीं है। यही वो वाक़यात होते हैं जो एहसास महरूमी की तरफ लेकर जाते हैं। कराची शहर में सिर्फ इन 3 महीनों के अंदर 3 महीनों से भी कम वक्त के अंदर 200 के करीब अफराद अपनी ज़िंदगियों से जा चुके हैं।
ये ऐसा वाकया था कि दहल कर रह गए हर घर में और हर जगह पर इसी वाकये का डिस्कशन था। अब इस हवाले से जो वाकयात हुए उसमें तमाम जमातों ने उस पर जाहिर अपनी अपनी बात कही। आज आफाक अहमद साहब ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा अहम नुकता जो था, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रेंजर्स सिर्फ हमारे खिलाफ ऑपरेशन ना करें, जो ये डंपर एसोसिएशन है और जिसकी वजह से लोग कत्ल हो रहे हैं, जो डंपर माफिया है, जो टैंकर माफिया है, उसके खिलाफ भी ऑपरेशन करें। उन्होंने हुकूमत से शदीद गिला किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये हुकूमत उन्हें क्रिमिनल करार देती है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और रेंजर्स वाला भी जुमला आप सुनिएगा यहाँ पर। इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं आज बहुत तंग आके मजबूरन मैं आज कोर कमांडर से और डीजी रेंजर से दरख्वास्त करता हूं कि इस शहर पर रहम कीजिए और आप खुदारा मुदाखलत कीजिए। इस शहर में हैवी ट्रैफिक रात के अलावा नहीं चलनी चाहिए। वाटर टैंकर एसेंशियल कमोडिटी के नाम पर नहीं चलने चाहिए और अगर ज़रूरी है तो 6 व्हीलर जो मजदा ट्रक होते हैं उसके ऊपर पानी की सप्लाई कहीं अगर ज़रूरी है तो की जाए। बाकी सारे वाटर टैंकर्स को फौरी तौर पर जो है वो यहाँ मूवमेंट से कराची से रोका जाए, इसलिए कि इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं। जब तक इस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो, हम कोर कमांडर से दरख्वास्त करते हैं, कोर कमांडर साहब इस शहर में पीपल्स पार्टी से लोगों को उम्मीद नहीं है। रेंजर्स इस शहर में तैनात है। इस शहर में हमारे खिलाफ ऑपरेशन के लिए रेंजर्स को सिर्फ इस्तेमाल करना तो जरूरी नहीं है, इस शहर के लोगों को बचाने के लिए भी तो रेंजर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जी जनाब, आपने जुमला सुना और अब आप पे वाज़ेह होगा कि ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशंस पैदा हो रही हैं। जो इस वक्त मुसलसल कत्ल हो रहे हैं, मुसलसल जो सूरत हाल समझ में आ रही है। मैंने वो पूरा बलोच वाक़या आपको बताने का वजह यही थी कि कराची में भी इसी तरह की एक्सट्रीम पोजीशंस जा रही हैं और अगर एक्सट्रीम पोजीशंस के मसाइल अगर अभी हल नहीं किए गए तो फिर इस मामले में ज़्यादा शिद्दत आती जाएगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो मामलात इंतज़ामी और सियासी होते हैं, जब वो हल नहीं होते तो फिर उसे हम कानून वायलेंस की बात करना शुरू कर देते हैं, कानून नाफिज करने की बात कर देते हैं, क्योंकि पहला मसला होता है इंतज़ामी और सियासी। जब इंतज़ामी और सियासी मामला हल नहीं हो रहा होता तो फिर ये एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू होता है। कराची के अंदर को और चीज़ों को नहीं संभाला गया, अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल कहीं बलूचिस्तान की तरफ ना जाए। कराची एक वक्त इस सारी सूरत हाल में देख चुका है और वो भी सियासी और इंतज़ामी मामला थे। आज भी सियासी और इंतज़ामी मामला हैं और यहाँ पर भी अगर आप एक्सट्रीम देखिए कि हुकूमत मामला हल करने के बजाय जो इस पर आवाज़ उठाता है, अगर उसे क्रिमिनल करार देती है और इन इशूज़ को अगर सही तरीके से एड्रेस नहीं होता है तो ये सूरत हाल भी वर्स जाएगी। ये शायद आज आपको नजर ना आए, लेकिन ये चीज़ें जो जहन में बैठती रहती है, ये फिर किसी भी दिन लावा बनकर फट पड़ती है। तो आज जब उन्होंने कहा कि जनाब वो सिर्फ रेंजर्स हमारे खिलाफ ऑपरेशन ना करे बल्कि इनके खिलाफ भी ऑपरेशन करे, उन्होंने कोर कमांडर साहब से भी अपील की है। इन मामलात को देखने की ज़रूरत है। 17 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो चुके हैं। अगर मामलात को हल नहीं किया जाता तो फिर ये एक्सट्रीम कंडीशंस में आ जाती है। एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, या आप इसको समझ लीजिए कि जनाब बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। बॉइलिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट ही होता है, यानी कि उसके बाद किसी भी चीज़ को बॉयल हो जाना होता है, उबल जाना होता है। और उबल जाने का मतलब होता है जब वो लिक्विड से आपके पास गैसेस फॉर्म में होती है तो फिर उस गैसेस फॉर्म को आपको संभालना बहुत मुश्किल होता है। गैस फिर फैलती है, लिक्विड को आप फिर भी एक कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है ना कि लिक्विड का एक खास वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन जब गैस आप फैलती है तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते, फिर वो जहाँ चाहे वो फैलना शुरू हो जाती है। तो अज़राए करम इस मामले को ज़रा देखिए और मामला को हल कीजिए। दूसरी तरफ कामरान टेसोरी साहब की एक खबर आई। कामरान टेसोरी साहब जब ये डंपर का सारा मामला चल रहा था वो बयान दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी और मौत की कशमकश चल रही थी। उस वक्त कामरान साहब जो हैं वो निहारी खाने हैदराबाद पहुँच गए। अब जब वो निहारी खाने हैदराबाद पहुँचे हैं तो उस पर निहारी खाने में क्या हुआ, क्या मामला हुआ, उस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन जब ये निहारी खाने में पहुँचे तो उसी वक्त मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जनाब पैसा खपे। ज़रा सुनिए कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसला हल होता है, ना इफ्तारी करने से मसला हल होता है, ना सहरी करने से मसला हल होता है। मसाइल को हल करने के लिए काम करना पड़ता है। तो मैं तो गुजारिश ये की थी काम करें। मुझे पता है गवर्नर साहब के बस में कुछ नहीं है, नहीं तो आपके कहने पे गवर्नर साहब, आपके कहने पे कामरान भाई वो मुतालबात किए, फिर आपने कहा कि यार ख़त लिख दो, तो मैंने ख़त लिख दिया। मेरी डिमांड किए हुए आज 8 रोज़ शायद हो गए। तो क्या कहते हैं क्लॉक स्टिकिंग। तो कामरान भाई आप अपने वादे को पूरा करें और 100 अरब रुपए, ऐलान नहीं, मैं एम्फसाइज ये करना चाहूँगा, 100 अरब रुपए KMC के अकाउंट में मुंतकिल करें और उसके बाद मैं कामरान भाई को भी हिसाब दूंगा, आपको भी हिसाब दूंगा, कराची वालों को एक एक बंदे को हिसाब दूंगा। लेकिन बाबा माल खप्पे, बाबा पैसा खप्पे, असा के दे हो ना बाबा। तो मुर्तज़ा वहाब साहब पैसा खप्पे कह रहे थे कि जनाब ये हमने 8 दिन हो गए, हमने कामरान टेसोरी साहब को खत लिखा हुआ था कि 100 अरब दे दीजिए। अब जो है वो आए शाएँ कर रहे हैं, भाई वो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ सहरियाँ खिला रहे हैं। उन्होंने कड़ी तनकीद की मुर्तज़ा वहाब साहब ने कामरान टेसोरी साहब पर। और कामरान टेसोरी साहब ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं। कामरान टेसोरी साहब गए हैदराबाद। अब हैदराबाद में मसला ये हुआ उनके साथ, और बड़ा गंभीर किस्म का मसला ये हुआ कि वहाँ पर इंतज़ामी तौर पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल देखा गया। अब शायद कभी कभार दीदार करवाते हैं कामरान टेसोरी साहब हैदराबाद का, शायद ऐसा होगा, लेकिन बद इंतज़ामी बहुत देखी गई। इस वीडियो फुटेज के अंदर
आपको नजर आ रहा होगा कि उसमें सहाफ़ी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जनाब बाइकआउट बाइकआउट। जरा सुनिए। अच्छा, हुआ ये कि ये गए थे एक निहारी हाउस में, और निहारी हाउस में अच्छा कमरान टेसोरी साहब का फार्मूला ये है आजकल, जो फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके इलाके के अंदर कोई हलवाई की दुकान है और आप कहते हैं जनाब मैं आप इंतजाम करता हूँ, आपके जितने भी लोग अगर हलवा खाना आना चाहते हैं तो आ जाइए, आप कमरान टेसोरी साहब को रब्ता करते हैं, वो वहाँ पर एमक्यूएम के यूनिट को बताते हैं। अच्छा, सारा इंतजाम जो होता है वो उस हलवाई का होता है, उस पर सिर्फ आके झंडा एमक्यूएम लगाती है, उसमें फिर ये 50-60 लोग जो भी जाते हैं वो वहाँ पर इफ्तार करते हैं, मीडिया साथ पहुँचा हुआ होता है। तो एक बड़े मशहूर बिरयानी वाले हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ तो खर्चा वर्चा किसने उठाया? कह रहा इंतजाम सारा हमने किया था, खाना वाना सारा हमने खिलाया था। तो मैंने कहा खैरियत? कह रहा है प्रमोशन कितनी हो जाती है देखिए इससे, कि मतलब पूरे शहर को सबको पता चल गया कि टेसोरी साहब यहाँ है, मीडिया कवरेज ववरेज। अब अगर 2-4 लाख रुपए खर्च कर अगर मुझे इतनी प्रमोशन मिल जाती है तो मुझे किस बात की ज़रूरत है? ये उनका कोट है, बाकायदा उन्होंने मुझे बताया, मैं झूठ नहीं कह रहा आपको, अगर आप चाहें तो उनसे जाकर पूछ सकते हैं। अच्छा, हुआ ये कि तो मैं समझ रहा था कि सारा इंतजाम शायद टेसोरी साहब का होगा, लेकिन पता चला अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पर भी जो सारा इंतजाम था वो उन्हीं निहारी वालों का था। अब ज़ाहिर उन्होंने जब इंतजाम किया था तो उन्होंने बिल्कुल रास्ते में लगा दिया था जहाँ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करनी थी। अच्छा, जब बिल्कुल रास्ते में लग गया था तो अब इशू ये था कि वहाँ पर धक्कम तेल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, और धक्कम तेल ज़्यादा हो गई, इंतज़ामी बदअमनी देखी गई, तो वहाँ कुछ देर के लिए उनकी लाइव कवरेज हो सकी। उसके बाद उसमें सहाफ़ियों को कुछ धक्के लगे, सहाफ़ियों ने वहाँ पर जनाब कहा कि जी हम बाइकआउट करते हैं, और बाइकआउट फिर वो सारे सहाफ़ी वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर आ गए थे दोबारा, फिर मामला तय हो गए थे। तो वहाँ पर ये सारी सूरत हाल हुई। बदअमनी एमक्यूएम का जो नज़्मो ज़ब्त था वो यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आया। अच्छा, क्योंकि एमक्यूएम खुद इस सारे मामला से वहाँ देखा गया कि जो साबका पीएसपी का फैक्टर है या जो एमक्यूएम का फैक्टर है वो काफ़ी दूर रहा, और वो नज़्म ज़ब्त या वो जिससे बातें कही जाती है वो उस तरह से मौजूद नहीं थी। एक खबर ये, तो वो पूरा हैदराबाद का सिनेरियो क्या हुआ है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, एक बड़ी खबर और आई है, और वो बड़ी खबर ये आई है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की एक मीटिंग हुई है सिंध के अंदर। सिंध में निसार खोड़ो साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग को देखते हैं, कमेटी को चेयर करते हैं, चेयरमैन है उसके सिंध के। एक बड़ा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में किस तरीके से फ्लैट्स पर कब्जे किए जा रहे हैं और कहाँ किन किन फ्लैट्स पर, सरकारी फ्लैट्स पर कैसे कब्जे किए गए। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 2018 और से लेकर 21 तक की दी गई है। अच्छा, इसमें यह हुआ है कि जो लांडी में सरकारी फ्लैट्स बनाए गए थे, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 70% जो फ्लैट्स हैं उसके ऊपर कब्जा है अफगानियों का और क्रिमिनल्स का। अच्छा, अब ये कहीं और की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट कौन पेश कर रहा है? जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो वर्क एंड सर्विस डिपार्टमेंट पेश कर रहा है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग हुई है सिंध असेंबली के अंदर, ये मीटिंग हुई है, और उसमें बाकायदा एक आला साहिबान जो पब्लिक अकाउंट कमेटी को चेयर करते हैं, निसार खोड़ो साहब, अच्छा सूबाई सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, उनके सामने बात रखी जाती है कि भाई इस शहर में जो सरकारी फ्लैट्स बने हुए हैं, उन सरकारी फ्लैट्स में जो लांडी में बने हुए हैं उसमें 70% पर अफगानी और क्रिमिनल्स का कब्जा है। अब आप सोचिए, यहाँ पर ये रोना रोया जाता है कि जनाब 31 मार्च तक की हमने डेडलाइन दी हुई है कि अफगानियों को यहाँ से निकाला जाएगा। ये डेडलाइन है ना कि भाई 31 मार्च तक अफगानियों को यहाँ से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो गैर मकामी है या जो इसका एक शोर मचा हुआ है कि जो अफगानी हैं जिनके पास यहाँ का ना शनाख्ती कार्ड है ना पासपोर्ट है, यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, सारे मामला को देख रहे हैं, वहीं पर एक सरकारी रिपोर्ट ये आती है, जो सरकारी रिपोर्ट में ये दर्ज किया जाता है कि और असेंबली के अंदर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग और वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट इसको दे रहा है कि सरकारी फ्लैट्स जो है उसके 70% फ्लैट्स पर इस वक्त जो है वो अफगानी और लफ्ज इस्तेमाल होता है कि क्रिमिनल्स का कब्जा है। हुकूमत सिंध क्या कर रही है कि जनाब आपका एक डिपार्टमेंट की बनी हुई बिल्डिंग जिस पर आपके खुद सेक्रेटरी साहब ये एडमिट करते हैं कि इस पर 70% कब्जा हुआ है और 70% कब्जे को आप हटा नहीं पा रहे, यानी कि ये सवाल किसी और जगह का नहीं है, मतलब ये सरकारी चीज़ों के अंदर मौजूद है कि जनाब ये सरकारी चीज़ें। आप हैरत है कि देखिए अभी पिछले साल जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत बुरा आया था, फर्स्ट ईयर के दोबारा एग्जाम होने वाले, तो उसमें एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की आज रिपोर्ट आई और इसमें कहा गया कि भाई कराची का तो हाल ही बुरा है, कराची में 10 साल से कोई 47% से रिजल्ट ही कम नहीं आया और सियासी जमातों ने इसको वैसे ही वावेला मचाया हुआ है। आप हैरत अंगे से, अच्छा खैर वो मैं फिर उस पर कभी बात करूंगा।